हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6। जी हाँ साथियों, कल ही अपन ने इस प्रश्नावली की शुरुआत करी थी और कल अपन ने इस प्रश्नावली का कुछ बेसिक देखा था। हमने समझा था कि इसमें जो दो शब्द आ रहे हैं समरूपता और सर्वांग समता वो क्या होते हैं। ये बात अपन ने कल की क्लास के अंदर करी थी और कल की क्लास में साथियों अपन ने प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लिया। आज की क्लास में साथियों अपन आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम प्रश्नावली 6.2 को करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रश्नावली के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है, और यदि वो बात हमें पता हो तो ये प्रश्नावली हमारे लिए मक्खन होगी। जी हाँ साथियों, मक्खन होने वाली है। तो सबसे पहले जो मैं बताता हूं उस चीज पर आप फोकस करें और साथ के साथ उसको अच्छे से लिख देना कि ये क्या बात है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम आने वाली चीज है वो है हमारे पास थेल्स प्रमेय। जी हाँ साथियों, थेल्स प्रमेय आपको यहाँ पर कम से कम 4 नंबर दिलाने वाली है। या तो इसका 1 नंबर का प्रश्न देता है, या फिर 3 नंबर का, या फिर 2-2 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो कुल मिलाकर के 3 से 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न बनने के इसके चांस है। 1 नंबर में इसका प्रश्न सीधा सीधा बनता है, ठीक है। उसमें आपको x का मान ज्ञात करना होता है। अभी सवालों पर अपन आएंगे बाद में, लेकिन पहले समझते हैं कि ये थेल्स प्रमेय होती क्या है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए, इसका एक और नाम है, इसको आधारभूत समानुपाती प्रमेय भी कहते हैं। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं? आधारभूत आधारभूत समानुपातिक समानुपातिक आधारभूत समानुपाती प्रमेय इसका नाम है। ये नाम तो अब देखो है जो याद रखना पड़ेगा, इसमें तो अपन कुछ फेर बदल कर नहीं सकते हैं। तो दो नाम है, थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपाती प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है उसको जानने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एक त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं प्यारे साथियों? एक त्रिभुज की बात करते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज ये बनाया है, इसका नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी। पहली बात, थेल्स प्रमेय त्रिभुज के लिए लागू होती है। किसके लिए लागू होती है? त्रिभुज के लिए लागू होती है। कैसे लागू होती है इसको समझते हैं। मैंने किसी त्रिभुज के अंदर विचार किया, अगर किसी त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज में पहली बात कितनी भुजा होती है? तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। तो त्रिभुज में अगर मैं किसी एक भुजा के समांतर, बात को कान खुले रख के सुनना, कि अगर मैं किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचता हूं, मेरी बात को सुने, ये जैसे कोई भुजा है बीसी, अगर इसके समांतर मैंने इस त्रिभुज में कोई रेखा खींची है, इसका नाम हो सकता है PQ। क्या हो बेटा? PQ। तो यहां पर ध्यान दें, अगर किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर अगर मैं कोई रेखा खींचता हूं, तो वह त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को, यानी जो मैंने यहाँ पर लाइन खींची है वो लाइन इस त्रिभुज की जो दो अन्य भुजा बच रही है उसको समान अनुपात में बांटती है। यही थेल्स प्रमेय है। तो प्यारे साथियों, आप साथ के साथ इस थेल्स प्रमेय को लिखें। मैं बोल रहा हूं क्या है थेल्स प्रमेय, कि किसी त्रिभुज में बात करते हैं कि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, कोई रेखा खींची जाए, तो वह रेखा त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को, त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यह है थेल्स प्रमेय। आपने अच्छे से इसको लिख लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों इसका मीनिंग क्या निकला। इसका मीनिंग ये निकला, इसका अर्थ ये निकला कि अगर मैं PQ, अगर मैं बात कर रहा हूं साथियों कि यदि आपने जो परिभाषा लिखी उसके नीचे लिख देना कि यदि मैं PQ को समांतर खींच रहा हूं BC के, PQ को BC के समांतर खींच रहा हूं। देखिए, समांतर बताने का तरीका है, दो खड़ी लाइनें खींच दो, उसको अपन कहते हैं समांतर का तरीका। और एक खड़ी लाइन पे एक आड़ी लाइन ऐसे खींचता हूं, तो ये बेटा होता है लंबवत बताने का तरीका। किसका तरीका? लंबवत। अगर मैं PQ BC के समांतर खींचता हूं तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर ऐसा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान देना, कि ये जो इधर का अनुपात आ रहा है, ये दो अनुपात, यानी बेटा AP अपॉन PB, AP अपॉन PB वो बराबर आएगा AQ अपॉन QC।
ए क्यू अपॉन क्यू सी, यानी समान अनुपात आएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुने, यानी अगर मैं किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई लाइन खींचता हूं तो ये खींची गई लाइन इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी ये अनुपात हमें बराबर मिलते हैं। यही है आपके थेल्स प्रमेय। मेरी बात समझ गए होंगे कि थेल्स प्रमेय क्या कहना चाहती है। अब यहाँ पर देखते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय भी वो की वही है, सेम की सेम। अगर बात करें थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन, बात करें प्यारे साथियों कि अगर थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन की बात करते हैं तो थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन, कौन सा कथन है प्यारे साथियों? विपरीत कथन। विपरीत कथन में कुछ नहीं है, इसकी जस्ट उल्टी बात करेंगे। अभी मैंने बोला कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर लाइन खींचता हूं तो वो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर कोई लाइन किसी त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांट रही है, ऑलरेडी बांट रही, पहले से ही बांट रही है, तो वो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यानी मैंने क्या बोला, अगर कोई लाइन ये है PQ लाइन, वो इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, यानी विपरीत कथन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यदि हमें पहले से ही पता है कि AP अपॉन PQ का जो मान है, ध्यान दे सॉरी AP अपॉन PB का मान ये जो पहले से ही किसके बराबर दे रखा है? AQ अपॉन QC के बराबर दे रखा है, AQ अपॉन QC के बराबर दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लाइन है भाई साहब PQ लाइन, कौन सी लाइन है? PQ लाइन, वो समांतर होगी BC के। आई बात समझ में? यानी पहले समांतर दे रखा है तो फिर हम अनुपात को बराबर लाएंगे, ये तो बात हो जाएगी थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। और अनुपात अगर पहले बराबर चल रहा है, या फिर अपन बात करेंगे वो जो अपन ने लाइन खींची है वो दो अन्य भुजाओं को अगर समान अनुपात में बांट रही है, तो वो जो मैंने लाइन खींची है वो तीसरी भुजा की क्या आ जाएगी? समांतर आ जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा? विपरीत कथन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने भी सीखा है साथियों थेल्स प्रमेय क्या होती है और थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन क्या होता है। एक बार वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। यदि किसी त्रिभुज में अगर मैं किसी एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींचूंगा, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींचूंगा, तो वह लाइन इन दो भुजाओं को, शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। ये तो है थेल्स प्रमेय। विपरीत कथन क्या कहता है? विपरीत कथन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, क्या करती है? समान अनुपात में बांटती है, तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये आपको विपरीत कथन में लिखना है। आगे बात सुनना, तो क्लास को रोक के जो मैंने बोला उसको आप अच्छे से लिख लेना और उसके नीचे आप ये लिख दो कि क्या मीनिंग है जो मैंने लाइनें बोली उसका। आगे बात सुनना, तो थेल्स प्रमेय अब अपने को समझ में आ गई है। तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं कि एक नंबर का प्रश्न क्या बनता है, बड़े प्रश्न कैसे बनते हैं, सारी बात अपन देखेंगे इसके ऊपर। एक बार इसको अच्छे से आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर बात करते हैं अपन प्रश्नावली जो आपकी 6.2 है। कौन सी है साथियों? प्रश्नावली आपके 6.2 है, उसके प्रश्नों की बात करते हैं जो थेल्स प्रमेय पर आधारित है। और मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपन डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसकी लैंग्वेज आप थोड़ी ये आप देख लेना, बोर्ड पे आगे होगी आपके सामने। यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो दो आकृतियां दे रखी है इसमें DE BC के समांतर है, यानी ये जो DE लाइन चल रही है वो BC के क्या चल रही है? समांतर चल रही है। ये जो DE लाइन चल रही है वो इस BC के क्या चल रही है? समांतर चल रही है। अच्छी बात है। तो हमें ये क्या कह रहा है कि आप EC और AD के मान ज्ञात करो, यानी एक बार हमें EC का मान ज्ञात करना है, यानी ये कितना है ये पता करना है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रखी। और एक बार हमें यहाँ पर AD का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, ये पता करना है। हमें तो सिंपल सी बात ये पता है कि थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर आप किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर लाइन खींच रहे हो, इसका मतलब वो खींची गई लाइन क्या करेगी? इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, यानी इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बराबर आएगा। तो आ रही बात सुनने, तो बात करते हैं यहाँ पर अपने को दे रखा है, तो अपन बात करते हैं हल के अंदर। तो अपने को क्या दे रखा है कि चूंकि ये जो DE है वो DE किसके समांतर है? तो वो DE आपके BC के समांतर है। DE किसके समांतर? BC के। ये हमें दे रखा है कि ये जो DE लाइन है वो BC के क्या चल रही है भाई साहब? समांतर चल रही है। तो ये इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार मुझे बताओ ये अनुपात इस अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा?
भाई थेल्स प्रमेय यही तो कहती है कि अगर आप किसी भी त्रिभुज में अगर कोई लाइन खींचते हो जो किसी एक भुजा के समांतर हो तो वो लाइन त्रिभुज की जो दो अन्य भुजा होती है उसको समान अनुपात में बांटती है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये चीज आपको याद हो जाए। आगे बात समझे, यानी क्लास में सब कुछ आपको याद हो जाए, बाद में कुछ आपको इतना विचार करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर अपन बात करते हैं इसकी थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। यहाँ पर देखना, तो बात करते हैं थेल्स प्रमेय से। किससे बात करते हैं? थेल्स प्रमेय से। अगर ये इसके समांतर है तो इससे हमें क्या पता चलेगा? तो ये जो AD अपॉन DB का जो मान आएगा, AD अपॉन DB वो किसके बराबर आएगा? तो AE अपॉन EC के बराबर आएगा। तो वो आएगा भाई साहब AE अपॉन EC के बराबर आएगा। AD अपॉन BD, AD का मान कितना है? तो 1.5 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1.5। BD का मान कितना लिखूंगा? 3 लिखूंगा। फिर AE का मान कितना लिखूंगा? 1 लिखूंगा। EC का मान कितना है? तो EC की जगह EC चलेगा। इसका मान तो हमें पता करना है। ठीक है, अब इसका सुन लो, यहाँ पर मैं तरीका बताता हूँ आपको। इसका पॉइंट यहाँ से हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? नीचे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 आ जाएगा तो देखो ये कितना बना, यहाँ पर ये बना 15/30। ये बना वैसा 15/30 बराबर 1/EC। ठीक है, स्क्रीन में आ रहा? ओके, लास्ट स्टेप है। तो 15/30 और 1/EC इसको काट दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 आ गया। यानी यहाँ पर अब हम क्या कर देते हैं? वज्र गुणा कर लेते हैं। कौन सा गुणा कर लेते हैं? वज्र गुणा कर लेते हैं। कौन सा गुणा? वज्र गुणा करो। तो वज्र गुणा करोगे तो इसी को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? EC आएगा बराबर। 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2। यानी हमें EC का मान मिल चुका है। यहाँ पर EC का मान कितना होगा? तो 2 होगा। मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ जो भी अपन ने प्राप्त किया है। तो EC का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेम इस त्रिभुज के लिए देखो, इधर ये आपका सेकंड है, सेकंड है तो इसमें भी आपको क्या दे रखा है कि D है वो BC के समांतर है। ध्यान देना, क्योंकि हमें जो D का मान दे रखा है वो BC के समांतर दे रखा है। तो अगर ये इसके समांतर है तो भाई साहब ये जो अनुपात है, ये दोनों अनुपात इस दोनों अनुपात के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा थेल्स प्रमेय से। किसके अकॉर्डिंग बोलूंगा मैं? थेल्स प्रमेय से बोलूंगा। यानी आप किसके अकॉर्डिंग ये चीज ला रहे हो? तो हम थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? तो हम ला रहे हैं AD अपॉन DB। तो ध्यान देना प्यारे साथियों, AD अपॉन DB ये किसके बराबर आएगा? तो AE अपॉन EC। तो ये बराबर आएगा AE अपॉन EC का आएगा। AD का मान हमें पता नहीं है तो AD को ऐसा का ऐसा लिख दो। DB का मान कितना है? तो 7.2 है, ये 7.2 बराबर। AE का मान कितना है? तो 1.8 हो जाएगा। EC का मान कितना है? तो 5.4 हो जाएगा। आगे बात सुनना, यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट जा रहा है भाई। इधर भी आपके देखो एक संख्या बाद पॉइंट, इधर भी एक संख्या बाद पॉइंट, दोनों का पॉइंट से पॉइंट कट गया। फिर देखो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो ये हो गया आपके पास AD का जो मान आएगा यहाँ आ रहा है 1/3। 18 एकम 18 और 18 तिया 56, 18 तिया 54। तो 18 और ये 3 बार कटा तो 1/3 और ये 7.2 उधर जाएगा। ध्यान दो, ये 7.2 किधर गया? उधर गया। तो ये कहाँ चला जाएगा? गुणा में जाएगा। यहाँ से भाग वाला उधर गुणा में चला गया। इसका पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 के पाड़े से इसको काट दो। 3 का भाग जा रहा है इसमें, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बात समझो, सबसे पहले मैंने 7 में भाग दिया, 3 का भाग 7 में दूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितनी बार गया? 2 बार गया। 6 आया, कितना बचा? 1 बचा। तो फिर वो 2 कितना बनेगा? 12। फिर 3 का भाग 4, 12 में कितनी बार जा रहा है? तो 4 बार जा रहा है। तो 4/10। अब 10 का भाग देना तो बहुत आसान है। यहाँ 1 0 तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, दिया जाएगा 2.4। यानी मुझे बताओ AD का मान कितना आ गया आपके पास? तो आपके पास AD का मान आ गया है 2.4 आ गया। तो बताओ EC और AD दोनों हमें मिले कि नहीं मिले? आगे बात समझे। तो इस प्रकार अपन थेल्स प्रमेय को काम में लेकर के ये छोटे छोटे अपन क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न 1 नंबर के अंदर आता है, कोई भी डायग्राम बना करके दे देगा और हमें ये देखो 4 जो अनुपात होते हैं उसमें से 3 अनुपात वो देगा और चौथा हमसे पूछेगा। तो हम सिंपल सी थेल्स प्रमेय लगाएंगे कि भाई इधर का दोनों अनुपात इधर के दोनों अनुपात के बराबर होंगे। फिर वज्र गुणा करेंगे और जो हमें चाहिए उसको एक तरफ करके उसका मान पता कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर इसके बाद इसका अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसको थोड़ी स्क्रीन में नीचे कर लेता हूँ, देख लेना। ठीक है ना, प्रॉपर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर वापस स्क्रीन ऊपर करूंगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, पहले इसके भाव को समझे, इसका मीनिंग समझे, इसका मतलब क्या है, हमें इसमें करना क्या है, आरी बात वो समझो। क्वेश्चन बाकी है, आसान है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है साथियों कि किसी त्रिभुज की, कोई PQR त्रिभुज है, यानी PQR त्रिभुज है, इसकी भुजा PQ और PR के ऊपर पर कर्म से बिंदु E और F स्थित है। यानी इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया? त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम क्या बोला इसने? PQR। PQR। फिर ये कह रहा है कि भुजा PQ और PR पर दो बिंदु है, एक बिंदु E है और दूसरा बिंदु क्या है? F है। ये दोनों कर्म से बोल रखा है, तो PQ पर E आ जाएगा बिंदु E, और भुजा PR पर कौन सा बिंदु आ जाएगा? F बिंदु आ जाएगा। तो हमें ये कह रहा है कि आप प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF है वो QR के समांतर है या नहीं है। अब सिंपल सी बात है भाई साहब, इधर देखिए क्या करेंगे अपन। ये क्या कह रहा है कि इसको EF को QR के समांतर बताना है कि ये इसके समांतर है कि नहीं, और ये कब समांतर होगी ये हमें पता है। इसका राज हमें पता है कि ये इसके समांतर कब होगी। हमने थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन में अच्छे से पढ़ा है कि अगर त्रिभुज में खींची गई लाइन इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट दे तो वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। तो प्यारे साथियों, आपको पॉइंट यानी क्लू मिल चुका है। क्या करना है आपको? 1 2 3 4 ये चारों अनुपात आपको यहाँ पर दे रखे। बात को समझे, चारों अनुपात आपको यहाँ पर क्या कर रखे? दे रखे। आपको तो सिर्फ ये चेक करना है कि इधर का जो अनुपात है वो इधर के अनुपात के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये इसके समांतर है, और नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि ये इसके समांतर नहीं है। इतना सा काम हमें करना है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हर क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू अलग अलग दी जाएगी, लेकिन त्रिभुज अपना ये का ही रहने वाला PQR त्रिभुज रहेगा, जिसमें E और F ये भुजा PQ और E आपकी क्या हो जाएगा? PR पर क्या हो जाएंगे? कोई बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले देखो, PE 3.9 दे रखा है। PE कितना है? तो 3.9 है। फिर EQ 3 सेंटीमीटर, EQ कितना है? 3 सेंटीमीटर। PF 3.6, PF 3.6। फिर FR कितना है? 2.4। देखो, सब कुछ दे रखा है, हमें तो सिर्फ चेक करना है कि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है या नहीं है। बराबर आएगा तो मैं बोलूंगा थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से ये इसके क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ चेक करेंगे तो हमें चेक करना है PE अपॉन EQ, ये कितना आ रहा चेक करते हैं। तो PE अपॉन EQ यानी 3.9 अपॉन 3 आ जाएगा। इसको अगर हल करने बैठू तो इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 10। 10 से ये कितना बढ़ेगा? 30। दोनों देखो 3 के पाड़े से कट रहे हैं। 3 के पाड़े से इसको काटू तो 3 एकम 3 और 3 तेरी 9, और इसमें कितनी बार जा रहा है? 10 बार जा रहा है। 3 का पाग 30 में कितनी बार? 10 बार। 13/10 आ रहा है। 13/10 आ रहा है। यानी अब इसको सोल्व करो, PF अपॉन FR, इसको सोल्व कर लेते हैं। PF अपॉन FR को सोल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा बेटा देखो 3.6/2.4। पॉइंट से पॉइंट चला गया, क्योंकि इधर भी एक संख्या बाद पॉइंट है, इधर भी एक संख्या बाद पॉइंट है, चला गया। ये दोनों देखो 12 के पार्ट से कट रहे हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तीय 36 और 12 दूनी 24। तो आपने देखा कि इसका मान PE अपॉन EQ का मान कुछ और आ रहा है और PF अपॉन FR का मान कुछ और आ रहा है। यानी ये अनुपात है जो बेटा इस अनुपात के बराबर नहीं आ रहा है। अगर ये अनुपात इस अनुपात के बराबर नहीं आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इसके समांतर नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें तो थेल्स प्रमेय बहुत अच्छे से याद है कि जब अनुपात बराबर होते तो ये इसके समांतर होती है। आगे बात सुने, तो यहाँ पर अपन सिंपल सा लिखेंगे कि अपन लिखेंगे चूंकि जो PE अपॉन EQ का जो मान है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है PF अपॉन FR के, तो अपन बोलेंगे अतः, क्या बोलेंगे? अतः जो EF है, EF QR के समांतर नहीं है, QR के समांतर नहीं है, QR के समांतर नहीं है।
ये सिंपल सी बात अपने को यहाँ पर लिखनी है। अगर ये इसके बराबर आ जाता तो फिर मैं बोलता थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से ये इसके क्या हो जाता, समांतर हो जाता। अब मैं यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन क्यों बोल रहा हूँ, तो विपरीत कथन इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि मैं अनुपात को बराबर लेकर के इसके समांतर लेकर आ रहा हूँ, इसलिए विपरीत कथन। बाकी कथन ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल कथन तो ये है कि ये इसके समांतर होती तो अनुपात बराबर होता। भाई मैं समांतर लेकर के अनुपात बराबर ला रहा हूँ तो है थेल्स प्रमेय का कथन, और मैं अनुपात को बराबर लेके चल रहा हूँ फिर समांतर बोल रहा हूँ, है ना, तो वो होगा थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन। तो इसको आप अच्छे से नोट करें। फिर इसके बाद इसका अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है बेटा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार हमें ये देखो चारों भुजाएं दे रखी, मतलब चारों अनुपात इसमें दे रखे, चारों भाग हमें दे रखे, चारों दूरियां हमें दे रखी, जैसा आप समझो वैसा, ठीक है। तो जो दूरियां हमें दे रखी थी वो अपन ने यहाँ पर क्या कर दी है, प्रदर्शित कर दी है। अब हमें तो देखना अनुपात बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले पी अपॉन ई क्यू का मान निकाला। पीई कितना चल रहा है बेटा, 4 चल रहा है। ई क्यू कितना चल रहा है, तो अपने पास ई क्यू बोलो या क्यू ई बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी है। तो ये हो जाएगा 4.5। इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आएगा, 10, 10 से ये बन जाएगा 40। दोनों देखो किस पहाड़े से कट रहे हैं, दोनों अपने पहाड़े से कट रहे, देखो 5 के पहाड़े से। 5 8 40 और 5 9 45, 5 8 40 और 5 9 45, ठीक है। पीएफ बटा एफ आर, पीएफ कितना है 8 है, एफ आर कितना है या आर एफ कितना है 9 है, तो ये भी कितना आ रहा है 8 बटा 9 आ रहा है। तो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, यहां से स्पष्ट हो रहा है कि चूंकि पीई अपॉन ई क्यू का जो मान है वो पी एफ अपॉन एफ आर के क्या आ रहा है बेटा, बराबर आ रहा है। अगर ये इसके बराबर आ गया है, अनुपात बराबर आ गए हैं, तो वो लाइन समांतर हो जाएगी। ये थेल्स प्रमेय का विपरीत कथन कहता है। तो बात करते हैं अतः थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से। अतः थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से, कौन से कथन से बात कर रहे हैं बेटा, विपरीत कथन से। विपरीत कथन से क्या हो जाएगा, तो ये अनुपात बराबर आ गया, तो ये जो लाइन खींची अपन ने वो इस वाली लाइन के समांतर हो जाएगी। तो EF होगी, EF वो समांतर होगी QR के, EF समांतर QR। आ रही बात समझ में, सवाल समझ में आ रहे नहीं आ रहे, क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, अच्छा सा कमेंट करना कि वास्तव में आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे या नहीं आ रहे, पैटर्न कैसा लग रहा है पढ़ाने का, ये सब चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन किया करें। क्लास को लाइक किया करें, लाइक आप नहीं करते हो, आ रही बात समझे, तो लाइक शेयर जरूर किया करें क्लास को, ताकि आगे से आगे जाएगी तो उससे क्या हमें भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा से अच्छा हम आपके लिए कंटेंट लेकर के आते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करो। फिर इसका अपन थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लेते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, हमारे पास पी क्यू का मान दे रखा 1.28 सेंटीमीटर। पी क्यू का मतलब हो गया साथियों पूरी भुजा, पी से लेकर के क्यू तक, ठीक है। और इधर हमें पी आर का मान दे रखा है, पूरी भुजा दे रखी है 2.56 दे रखी है, और हमें ये पीई का मान भी दे रखा है 0.18, और पी एफ का मान दे रखा है ये 0.36। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनका अनुपात बराबर नहीं लेंगे। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसका छोटा वाला हिस्सा बटा इसका पूरा वाला हिस्सा ले लेते हैं। ध्यान देना, यानी ऊपर तो मैंने ले लिया इसके पीई और बटा में इसका पूरा हिस्सा कितना है पी क्यू। ध्यान दे, अगर इधर मैं पूरा वाला हिस्सा ले रहा हूं तो उधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। और अनुपात अगर बराबर आ जाएगा तो आपके थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से या फिर आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोमते वो क्या हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। तो समझे पहले बात को, इसका पीई कितना चल रहा है, तो ये चल रहा है 0.18, कितना चल रहा है 0.18 अपॉन ये पी क्यू पूरी भुजा कितनी चल रही है, तो 1 पॉइंट ये चल रही है 2.8 चल रही है। पॉइंट से पॉइंट आपका कट गया, क्या पॉइंट से पॉइंट आपका कट गया। ये दोनों किसके पहाड़े से कट रहे हैं, तो यहाँ पर देखो साथियों अपन बात कर लेते हैं, 9 के पहाड़े से काटो, देखिए 9 कम 9, फिर ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं अपन इसको 4 के पहाड़े से नहीं 2 के पहाड़े से काट लो, चलो एक बार। तो ये तो कट रहा है 9 बार, 2 9 18, और 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 6 4 यानी 64, यानी इससे ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं, ये किसी पहाड़े से नहीं कट रहा है, ऐसे ही छोड़ दो इसको, ठीक है। इधर अपन क्या करेंगे, छोटा वाला हिस्सा ले लेते हैं ऊपर, यानी मैंने ले लिया पी एफ अपॉन, तो
अब मैं एफ आर नहीं ले सकता हूँ, मुझे पूरा वाला हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी मैंने पूरा वाला हिस्सा लिया, तो ये लेना पड़ेगा पी आर। कौन सा लेना पड़ेगा? पी आर लेना पड़ेगा। तो अपने पास पी एफ वाला मान कितना दे रखा है? 0.36 दे रखा है, ये 0.36 बटा पी आर, यानी पूरा वाला हिस्सा कितना दे रखा है? पी आर, ये देखो पी आर ये दे रखा 2.56 दे रखा है। पॉइंट से पॉइंट चला गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको अपन काट लेते हैं, किसके पाड़े से कट रहा है? तो 4 के पाड़े से काटो। 4 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है? तो 4 नमा की 36, ये 9 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 9 बार। इसमें 4 का भाग दो, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24। तो यहाँ 4 छंग 24 हमारे पास कितना चल रहा है? 25 चल रहा है। इसका मतलब एक बच्चा, एक उस 6 का लगेगा तो 16 बनेगा, और 16 में 4 का भाग जाता है, 4 8 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी ये भी आ रहा है 9/64। इसका मतलब हमें ये मिला कि पीई अपॉन पी क्यू, यानी पीई अपॉन जो पी क्यू है वो किसके बराबर है? पी एफ अपॉन पी आर के। पी एफ अपॉन पी आर के क्या है? बराबर है। तो अतः थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन से या फिर आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये जो ईएफ है वो आपकी क्यू आर के क्या है? समांतर है। ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहां तक अपन ने आज थेल्स प्रमेय पर आधारित, थेल्स प्रमेय पर नॉर्मल बनने वाला क्वेश्चन और थेल्स प्रमेय के विपरीत कथन पर बनने वाले प्रश्न को अच्छे से डिस्कस किया है। आने वाली क्लास के अंदर अपन और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जहां पर अब आने वाले साथियों सिद्ध करने वाले प्रश्न, ठीक है साथियों, तो अपन उनको भी 1 बाय 1 बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अगले प्रश्न के साथ अगली क्लास के अंदर। ठीक है, अंत में अपन यहाँ तक इसको ड्रॉप करेंगे और लास्ट में यही कह के जाऊंगा मैं आपको कि इंतजार रहे आपको, कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।